हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनिकेत सिंह है और द रियल गाइड चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो रीजनिंग के एक नए टॉपिक के साथ आज हम लोग आए हैं, सिलोजिज्म। ये रीजनिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं सिलोजिज्म के बारे में कि क्या होता है, कैसे सॉल्व करते हैं, कैसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की जानकारी आप लोगों को सही समय पर मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रीजनिंग के टॉपिक में सिलोजिज्म एक ऐसा टॉपिक है, ठीक है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसका वेटेज भी अच्छा खासा होता है और बहुत इजी भी है। ठीक है, जनरली इसमें जब क्वेश्चंस आता है, ठीक है, तो इसमें मतलब कि किसी भी एग्ज़ाम में अगर सिलोजिज्म पूछा जाता है, इजी लेवल का क्वेश्चन आता है, बच्चे सिलोजिज्म देखकर तुरंत इसको सॉल्व करते हैं। या कभी कभी तो लोग खोजते हैं कि सिलोजिज्म आया है कि नहीं, उसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, जल्दी बनता है। किसी भी एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैक्सिमम से मैक्सिमम 20-30 सेकंड लगता है, उससे ज़्यादा लगता नहीं है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है बिल्कुल तो उतना भी नहीं लगेगा, कभी कभी 10-15 सेकंड में भी बन सकता है। तो एक अच्छा टॉपिक है। ठीक है, आज मैं यहाँ पे इसके सारे कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा करूँगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या होता है। तो जनरली सिलोजिज्म में क्या होता है कि क्वेश्चन हमें दिया रहता है। ठीक है, क्वेश्चन में हमें 2-3 स्टेटमेंट दिया रहता है। ठीक है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है। ठीक है, तो उस स्टेटमेंट के आधार पर हमें बताना होता है, जो कंक्लूज़न दिया रहता है उसमें कंक्लूज़न भी दिया रहता है 2-3। ठीक है, तो हमें उस स्टेटमेंट के आधार पर उस कंक्लूज़न को कंक्लूड करना होता है और देखना होता है कि जो कंक्लूज़न दिया है वो सही है या गलत है, ये बताना होता है। ठीक है, और किसी भी कंक्लूज़न के लिए हमें पूरी तरह से उस जो स्टेटमेंट गिवन होता है ना, उस पर ही डिपेंड रहना पड़ता है। अगर हम लोग पॉसिबिलिटी का केस ना ले तो पॉसिबिलिटी के अलावा जितनी भी केसेस हैं, ठीक है, पॉसिबिलिटी के बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि क्या होता है। तो पॉसिबिलिटी के अलावा जितनी भी केसेस हैं, सारे में हम लोग जो भी मतलब हमारा जो गिवन स्टेटमेंट होता है उसी के आधार पे हम लोग इसमें मतलब कि ये क्या बोलते हैं, कंक्लूजन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हम एक दो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं इसमें दिखा हूँ, आप नोट्स में देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखे हैं, टू फाइंड कंक्लूजन फुली डिपेंड्स ऑन गिवन स्टेटमेंट। मतलब कंक्लूजन फाइंड करने के लिए हमें स्टेटमेंट में पूरा तरह से डिपेंड रहना पड़ेगा, कुछ भी अपने से अज्यूम नहीं कर सकते हैं जब तक वो पॉसिबिलिटी का केस ना हो। ठीक है, वी कैन नॉट अज्यूम एनीथिंग आउट ऑफ द स्टेटमेंट, वही चीज़ है। ठीक है, तो अब इसमें कुछ कुछ चीज़ें होती हैं। सिलोजिज्म जनरल सिलोजिज्म जो होता है उसे सॉल्व करने के लिए हमें वेन डायग्राम का हेल्प लेना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि किस तरह के केसेस में हम कैसा वेन डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट वेन डायग्राम है। ठीक है, जो मैं यहाँ पे दिया मतलब लेकर आया हूँ। इसमें क्या है कि ये बेसिक है, एकदम बेसिक। ठीक है, इसका यूज़ करके हमारा सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ठीक है, अगर हमें क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है, सम, जैसे यहाँ पे दिया है सम ए इज बी, तो सम ए इज बी का जो डायग्राम होगा वो ऐसा बनेगा। मतलब ए का जो कुछ पार्ट बी में है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ए का ये वाला जो पार्ट है वो बी में है, तो ये सम ए इज बी है। सबसे बेसिक डायग्राम ये है, और भी तरह का डायग्राम हो सकता है, पर जनरली क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हमें जितना इन्फॉर्मेशन दिया है उसके हिसाब से ही चलना होता है। तो सम ए इज बी मतलब ए का कुछ पार्ट बी में है, तो ये सम ए इज बी का वेन डायग्राम हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, तो सम ए आर नॉट बी, मतलब ए का कुछ पार्ट बी में नहीं है, बी में नहीं है। ठीक है, तो जैसे अगर ये ए है और ए का मान लीजिए ए का ये छोटा सा पार्ट है, ठीक है, जो बी में नहीं है, तो और ये बी है। ठीक है, तो बी इससे अलग हुआ क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें दिया है कि सम ए इज नॉट बी, इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ एक बी होगा, ए होगा, और इसका जो कुछ पार्ट होगा वो बी में नहीं होगा, तो हमें इसे एक लाइन और एक क्रॉस से बताते हैं। ये नहीं का होता है, क्रॉस जो होता है वो नहीं का होता है कि नहीं है। अब अगर नो ए इज बी देता तो हम लोग सम पार्ट नहीं लेते, लेकिन यहाँ सम पार्ट दिया है इसलिए हम लोग सम पार्ट लेंगे और उसको बताएंगे कि ये वाला पार्ट बी में नहीं है। तो सम ए नॉट बी का डायग्राम जो होगा वो ऐसा होगा। ठीक है, उसके बाद तीसरा हमारा क्या है, तीसरा है ऑल बी आर सी। ऑल बी आर सी मतलब पूरा का पूरा बी सी में है, तो ये बी हो गया और ये सी हो गया। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो बी है वो सी के अंदर आ गया, तो ऑल बी आर सी का बेसिक डायग्राम जो होगा वो ऐसा होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग अगला जाते हैं, नो बी इज सी। नो बी इज सी का मतलब है कोई भी बी सी में नहीं है, तो ये हमारा बी हो गया, ये हमारा सी हो गया। ठीक है, और चूंकि कोई भी बी सी में नहीं है तो
बी का कोई भी पार्ट या सी में नहीं होगा, सी का कोई भी पार्ट बी में नहीं होगा, तो दोनों अलग अलग होगा, डिस्टेंस होगा। और ये जो लाइन है ये कनेक्ट कर रहा है दोनों को, और ये क्रॉस है, मतलब ये दोनों के बीच कनेक्शन ये है कि दोनों के बीच में मतलब कोई भी पार्ट कॉमन नहीं है, मतलब कोई भी बी सी नहीं है कोई, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद इसके बाद एक जो बेसिक हमारा डायग्राम है वो है ओनली अ फ्यू ए आर बी। ओनली अ फ्यू ए आर बी का मतलब है सिर्फ ए का कुछ पार्ट बी में है, सिर्फ मतलब फिक्स है, सिर्फ कुछ पार्ट, ठीक है। तो ओनली अ फ्यू ए आर बी मतलब ए का सिर्फ कुछ पार्ट बी में है। तो ये एक सर्टेन चीज बता रहा हमें कि ए का कुछ पार्ट बी में है, ठीक है। देखिए हम लोग यहाँ पर लिखे थे सम ए आर बी मतलब ए का कुछ पार्ट बी में है, तो ये उसका डायग्राम ये हुआ। लेकिन ये क्या है, ओनली अ फ्यू ए आर बी मतलब एक ए का सिर्फ कुछ पार्ट, मतलब सम ए आर बी, ये सम का कोई सर्टेन लिमिट नहीं है, ये 0 से 99 100% भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसका लिमिट है, इसका कहने का मतलब है कि ओनली अ फ्यू ए आर बी का मतलब है कि ए का सिर्फ कुछ पार्ट ही बी में है, मतलब ए का कुछ ऐसा पार्ट है जो बी में नहीं होगा, इसका अल्टीमेटली वही मीनिंग है। तो इसका जो जनरली होता है वो हमें हमें एक डार्क एरिया करके दर्शाते हैं कि सिर्फ इतना ही पार्ट बी में है बाकी नहीं है, ऐसा हम लोग मानकर चलते हैं। तो ये बेसिक वेन डायग्राम हो गया, ठीक है, जो मतलब कि अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा तो हम लोग इस हिसाब से बनाकर चलेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे क्या है। यहाँ एक और बेसिक वेन डायग्राम है ओनली ए इज बी, ठीक है। ओनली ए इज बी का मतलब है कि बी जो है वो सिर्फ ए में है, मतलब बी के अलावा किसी और में बी नहीं जाएगा, ठीक है। तो ओनली ए इज बी मतलब बी जो है वो सिर्फ ए में होगा, उसके अलावा कहीं और नहीं होगा, तो इसीलिए हम इससे क्रॉस लिख दिए। मतलब बी जो है वो सिर्फ ए में ही होगा और किसी किसी भी एलिमेंट नहीं होगा। तो ओनली ए बी का वेन डायग्राम यही होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पे हम लोग कुछ वर्ड्स लिए हैं, ठीक है। ये वर्ड्स ऐसा है कि मतलब कि जैसे सम ऑल नो हो गया, ये सब बेसिक वर्ड है जो जनरली मैक्सिमम यूज होता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी कुछ कुछ ऐसा क्वेश्चन हो दिया जाता है ना कि उसमें मतलब कि कुछ वर्ड्स ट्रिकी दे देता है, मतलब ऐसा देता है मतलब स्टूडेंट लोगों को कंफ्यूज करने के लिए कुछ कुछ ऐसा वर्ड्स यूज हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि उसमें क्या क्या वर्ड होता है, ठीक है। हम लोग इनका कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। कुछ देर बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस लाए हैं जो सॉल्व करेंगे। फिलहाल हम लोग कुछ बेसिक पॉइंट्स देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सम की जगह हम लोग क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, फ्रिक्वेंटली, मतलब दिया है फ्रिक्वेंटली ए इज बी, इसका मतलब है कि सम ए इज बी, ठीक है। सम की जगह हम लोग जनरली भी हो जाता है, कभी कभी मोस्टली हो जाता है, ऑलमोस्ट यूज होता है, एटलीस्ट होता है, फ्यू होता है, ऑफन होता है, और कभी कभी परसेंटेज भी देता है। तो 0.1% से 99.9% तक अगर कुछ कोई भी वैल्यू दिया है तो वो सम के केस में आएगा, ठीक है। तो ये सारा जो वर्ड है वो सम की जगह यूज हो सकता है। उसके बाद ऑल की जगह भी होता है इच, जैसे अगर आपको दिया है इच ए इच बी, इसका मतलब है कि ऑल ए इच बी, ठीक है। तो ऑल की जगह इच यूज हो सकता है, एवरी हो सकता है, एनी हो सकता है, और परसेंटेज में अगर दिया है तो वो 100% हो जाएगा। 100% मतलब ऑल होता है, ठीक है। अगर नो है, ठीक है, तो नो की जगह हम लोग क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, नॉट, नॉट ए इज बी, नो ए इज बी, ठीक है। नॉट अ सिंगल ए इज बी मतलब कि कोई भी ए नहीं है, उसका मीनिंग भी नो आया। नेवर ए इज बी, नेवर मतलब ए कभी नहीं हो सकता है बी, उसका भी मतलब यही आया। ऑल नॉट का भी मतलब वही हो सकता है, और परसेंटेज में अगर दिए तो 0% का मतलब नो होता है। तो ये कुछ अल्टरनेट वर्ड्स थे जो सम, ऑल या नो की जगह यूज हो सकता है। तो अगर एग्जामिनेशन में ऐसे वर्ड्स आए तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इसको आप लोग थोड़ा याद कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, आप एक दो बार कोशिश करेंगे, कभी कभी ऐसा भी होता है क्वेश्चन सॉल्व करते करते चीज़ें याद हो जाती हैं, ठीक है। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट केसेस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट केसेस, कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट के बारे में, ठीक है। कभी कभी क्या होता है ना कि जैसे मैं यहाँ बताया ना कि ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, तो ये भी ऐसा ही है, ठीक है। उसमें कुछ कुछ थोड़ा सा चेंजेस कर देता है। अब जैसे केस वन देखते हैं हम लोग। केस वन में क्या दिया है, अ फ्यू। अ फ्यू का मतलब फ्यू, फ्यू का मतलब सम, मतलब सम की जगह फ्यू और अ फ्यू भी यूज हो सकता है। तो अगर आपको क्वेश्चन में सम ना देकर फ्यू या अ फ्यू दिया है तो आप उसको क्लियर मानिए कि उसका मतलब सम ही होगा, ठीक है। सम ए इज बी, फ्यू ए इज बी। अब केस टू यहाँ दिया हुआ है, केस टू में दिया हुआ है नॉट एवरी, ठीक है, नॉट ऑल, और उसका मतलब सेम नॉट है, मतलब सम नॉट,
ठीक है। मतलब आगे अगर नॉट एवरी दिया है, अगर आपको क्वेश्चन में स्टेटमेंट में नॉट ऑल दिया है तो उसका मतलब भी सम नॉट ही होता है। ठीक है। नॉट एवरी का मतलब है कि जैसे नॉट एवरी एज भी, नॉट एवरी एज भी मतलब सारा का सारा ए नहीं है, मतलब कुछ ऐसा पार्ट है जो ए नहीं है, तो सम नॉट हो गया ना, वो सम नॉट तो वही चीज़ है। ठीक है। केस 3 हो गया नॉट अ पी इज क्यू। नॉट अ पी इज क्यू का मतलब है नो पी इज क्यू, उसका सिंपल सिंपल आप समझ रहे हैं। ठीक है। केस 4 हो गया नन एक्सेप्ट ए आर बी। नन एक्सेप्ट ए आर बी का मतलब है कि ए के अलावा कोई भी बी नहीं है। अभी मैं आप लोगों को कुछ देर पहले बताया था ना ओनली वाला केस, ये ओनली वाला केस ही है। नन बट ए आर बी, इसका मतलब है ओनली ए आर बी, मतलब बी के अलावा कोई और एलिमेंट ए के साथ कॉमन नहीं होगा, मतलब सिर्फ और सिर्फ बी ही होगा जो ए के साथ कॉमन होगा। ठीक है। अगर हम लोग केस 5 देखते हैं तो इसमें क्या दिया है, ऑल एक्सेप्ट ए आर बी। ऑल एक्सेप्ट ए आर बी का मतलब है कि ए के अलावा सब बी है, मतलब ए बी नहीं होगा। ठीक है। ऑल बट ए आर बी, इसका मतलब भी वही है, नो ए आर बी, इसका सीधा सीधा मीनिंग है कि कोई भी ए बी नहीं होगा। ऑल एक्सेप्ट ए आर बी मतलब ए को छोड़ के सारा बी है, मतलब नो ए आर बी, सिंपल है। ठीक है। केस 6 वाला हम लोग देखते हैं। ठीक है। केस 6 में है सम ए कैन बी बी। सम ए कैन बी बी, ये एक तरह का पॉसिबिलिटी वाला केस है। ठीक है। ए कैन बी बी मतलब ए बी हो सकता है, तो वही सम ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, सेम वही चीज़ हो गया। ठीक है। केस 7 देखते हैं ऑल ए कैन नेवर बी बी, मतलब सारा ए बी नहीं हो सकता है। सम ए आर नॉट बी। ठीक है। तो ये एक डिफिनेट केस हो गया, मतलब ये सम नॉट का केस हो गया। ऑल ए कैन नेवर बी बी का मतलब है कि सारा ए नहीं हो सकता है एक साथ, इसका मतलब है कि कुछ ए का ऐसा पार्ट है जो बी नहीं हो सकता, तो एक डिफिनेट केस हो गया और सम नॉट का केस हो गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट था जो कभी कभी मतलब नॉर्मल स्टेटमेंट की जगह ऐसा पूछ लेता है। तो अगर ऐसा स्टेटमेंट आप लोग क्वेश्चन में पूछता है तो आप लोग ये इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा ताकि आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है।